मैंने एयरबेस कॉलोनी के बैरूनी फाटक का रुख किया। वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड के इंचार्ज ने बताया कि लांबा 1.5-2 घंटे पहले वहां का चक्कर लगाकर जा चुका है और वो उस वक्त गालिबन अपने दफ्तर में मिलेगा। उसकी रहनुमाई दुरुस्त साबित हुई। लांबा अपने दफ्तर में सामने वाली मेज पर दोनों पांव फैलाए नीम दराज हालत में सिगरेट के कश लगाता मुझे मिल गया। मुझे देखकर वो सीधा होकर बैठ गया। मैंने उसके प्रणाम का जवाब दिया और उसके सामने पड़ी कुर्सी खींच कर बैठ गया। मैंने लांबा की सवालिया नजरों के जवाब में आंखों ही आंखों में इशारा किया कि वो कमरे में एक तरफ मौजूद निस्बतन छोटी मेज पर एक फाइल पर झुके अपने क्लर्क को कुछ देर के लिए वहां से चलता करे। लांबा ने इस बात में गर्दन हिलाई और अपने मातहत को मुखातिब करके कहा, योगेश्वर, बच्चे देख नहीं रहे हो, अपने रोहित जी आए हैं। तुम साइकिल पर तुरंत कैंटीन की तरफ जाओ और बाबूलाल को कहो कि 4-6 ताजा पेस्ट्रियां और गर्मा गर्म समोसे भिजवा दें। ये ऑर्डर देकर तुम वहीं से लंच ब्रेक पर चले जाना। बाबूलाल ने ताबेदारी से सर हिलाया। उसके रुखसत होते ही मैंने तमहीद में वक्त जाया किए बगैर लांबा को मुखातिब किया। तुम दोनों ने आपस में बात कर ली है ना? मेरी बात सुनकर वो चौंका। कैसी बात रोहित जी? मैं कोशिश के बावजूद अपने लहजे में तंज की चुभन दर आने से न रोक सका। कहा, मेरा ख्याल है तुम दोनों इतने ना समझ बालिग तो नहीं हो लांबा। मुझे यहाँ से दिल्ली रवाना करने का टिकट तुम दोनों ने ही खरीद कर दिया है ना? उसने जैसे ही इस बात में गर्दन हिलाई, मैंने तंजिया लहजे में कहा, तो फिर तुम दोनों ने ये भी समझ लिया होगा कि मैं अपनी जबान बंद रखने का पूरा मुआवजा वसूल करके यहाँ से टलूंगा। मेरी बात सुनकर उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हम दोनों ने इस विषय पर आपस में कोई पक्की सलाह तो नहीं की, परंतु ये बात हम दोनों जानते हैं कि अगर आपको हमेशा यहाँ से जाना है तो फिर हमें भारी धन देना पड़ेगा। मैंने अपने लहजे में नरमी लाते हुए कहा, बहुत खूब, तो फिर तुम दोनों कब मुझे पेमेंट कर रहे हो? तुम्हें पता है मुझे कल दोपहर के बाद यहाँ से उड़ जाना है। उसने कदरे तफक्कुर आमेज लहजे में कहा, आप बता दें कि हमें कितने धन का इंतजाम करना है, मैं अभी फोन पर मिश्रा से बात कर लेता हूँ। मैंने बिला तवक्कुफ कहा, कम से कम 50,000 रुपए, दोनों से 25-25। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें खौफ और हैरानी की शिद्दत से फैल गईं। उसने कदरे हकलाते हुए मेरी बात दोहराई, बोला, 50,000? ये तो बहुत भारी रकम है रोहित जी, हम ये कैसे जुटा पाएंगे? उसका ये जवाब मेरे लिए गैर मुतवक्के नहीं था, लिहाजा मैंने ठोस लहजे में कहा, सोच लो लांबा जी, ये तुम दोनों के जीवन की कीमत है। तुम दोनों के करतूत खुल गए तो कोर्ट मार्शल। लांबा ने मेरी बात काटते हुए इस तरह भरे लहजे में कहा, ठीक है, मैं मिश्रा जी से बात करके देखता हूँ। ये कहकर उसने अपने सामने मेज पर रखे बड़े से स्याह टेलीफोन का रिसीवर कान से लगाया और मुख्तसर सा नंबर डायल किया। लगभग फौरन ही कॉल वसूल कर ली गई। लांबा ने धीमे लहजे में कहा, मिश्रा जी, मैं लांबा। फिर उसने लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद कहा, वो ये बताने के लिए फोन किया है कि रोहित बाबू मेरे सामने बैठे हैं। इतना कहकर वो एक बार फिर खामोश हो गया। चंद लम्हों तक दूसरी तरफ से की जाने वाली बातें सुनने के बाद उसने कहा, हाँ, उसी काम के लिए आए हैं, 50 मांग रहे हैं। ये समझना मुश्किल न था कि दूसरी तरफ से मिश्रा ने क्या रद्द अमल जाहिर किया होगा। लांबा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैंने इनको यही कहा है जी, परंतु इनका ये कहना है कि हम दोनों के जीवन की सुरक्षा के ये दाम ज्यादा नहीं है। ये कहकर वो खासी देर तक दूसरी तरफ से होने वाली बात सुनता रहा और यकीन दिलाता रहा कि उसने मुझे दाम कम करने पर राजी करने की हर मुमकिन कोशिश की है। फिर उसने मुझे मुखातिब करके कहा, रोहित बाबू, मिश्रा जी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया और आगे झुककर रिसीवर थाम लिया। मैंने जैसे ही कान से लगाया, दूसरी तरफ से मिश्रा ने प्रणाम का नारा लगाकर परेशानी भरे लहजे में कहा, इतना जुल्म न करें रोहित जी, हमें अपने धंधे को चलाने के लिए कई जगह भारी रकम खिलानी पड़ती है। यकीन कीजिए, इतनी भारी रकम की यकमुश्त अदायगी हमारे बस की बात नहीं। वो मजीद आहो बुका पर तुला हुआ था, लेकिन मैंने उसे दरमियान में रोक दिया। कहा, अच्छा ठीक है, आप 30 का बंदोबस्त कर दें। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारा धंधा कितना और कहां तक फैला हुआ है, मैं इससे एक धेला कम नहीं करूंगा। मिश्रा ने मजीद सौदेबाजी के लिए जोर लगाया, लेकिन मैं टस से मस न हुआ। बिलाखिर उसने हामी भर ली। तब मैंने अगला मुतालिबा किया। कहा, लेकिन मुझे ये तमाम रकम हर कीमत पर आज शाम तक चाहिए, बल्कि उससे पहले इंतजाम कर दो तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। हमारा हिसाब साफ हो जाएगा और मेरे साथी भी मेरे जाने के एक दिन के अंदर यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। पता नहीं वो मेरी पेशकश से किस हद तक मुतासिर हुआ। बहरहाल उसने कहा कि वो मेरे लिए जल्द से जल्द रकम का बंदोबस्त करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, जिसकी इत्तला वो कुछ ही देर में उसी टेलीफोन पर देगा।
सौदा तय पाने पर लांबा के चेहरे से तनाव दूर हो गया और वो काफी खुश दिखाई दे रहा था। उसने अपने चपरासी को उम्दा सी चाय बनाने का हुक्म दिया। इतनी देर में कैंटीन वाले ने पेस्ट्रीज और समोसे भेज दिए। पेस्ट्रीज वाकई बिल्कुल ताजा थीं और समोसे भी गर्म थे। चाय के साथ उन चीजों ने मजा दिया। ताहम मुझे मिश्रा के फोन का बेचैनी से इंतजार था। बिलाखिर फोन की घंटी बज उठी। लांबा ने जल्दी से रिसीवर उठाकर कान से लगा दिया। उसकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि दूसरी तरफ मिश्रा ही था। लांबा गुफ्तगू के दौरान ज्यादातर हाँ हाँ करता रहा, फिर एक आध बात की तस्दीक करके फोन रख दिया। फिर वो मुतमईन लहजे में बोला, रोहित जी आपका काम हो गया। मैंने लहजे की बेताबी छुपाते हुए कहा, अच्छा कब मिलेगी रकम? उसने कहा, बस 2 घंटे बाद हम यहाँ से चल पड़ेंगे। जब तक शहर पहुँचेंगे आपकी राशि तैयार हो जाएगी। मैंने ये सुनकर खुशी का इजहार किया। अगले 2 घंटे हम इधर उधर की बातें करते रहे। ज्यादा लांबा ही मसरूफे गुफ्तगू रहा। उसका मिजाज हैरत अंगेज तौर पर खुशगवार हो गया था। वो अपनी नौजवानी के दौर की शरारतों के किस्से सुनाता रहा, फिर अपनी ट्रेनिंग की सख्तियों का अहवाल बताता रहा। अलबत्ता अपनी जाती जिंदगी के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। बिलाखिर हम दोनों जीप में शहर की तरफ चल दिए। शहर के मज़ाफात में एक जदीद बंगले के सामने पहुंचकर लांबा ने ब्रेक लगाए और मुझसे पूछा, आप मेरे साथ अंदर चलेंगे या यहीं गाड़ी में इंतजार करेंगे? फाटक पर तैनात मुसल्ला संतरियों की गार्ड से साफ जाहिर था कि वो किसी तोप चीज की रिहाइशगाह है। मैंने आलीशान इमारत का जायजा लेते हुए पूछा, पहले ये बताओ कि ये किसका बंगला है? लांबा ने झट से जवाब दिया, मिश्रा जी के पार्टनर श्री के.सी. रेड्डी का। मैंने बताया था वो लोकसभा के मेंबर और स्टेट के मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया। लांबा ने सरसरी लहजे में कहा, अगर आप के.सी. रेड्डी जी से मिलना चाहते हैं तो मेरे साथ चल सकते हैं। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा नहीं, मैं गाड़ी में ही इंतजार कर लेता हूँ, परंतु जल्दी वापस आना। उसने इकरार में गर्दन हिलाई और फाटक से अंदर दाखिल हो गया। उसने वाकई मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। लांबा वापस लौटा तो उसके हाथ में रेशमी कपड़े की एक बड़ी सी पोटली मौजूद थी। दरवाजा खोलकर मेरे पहलू में बैठते ही उसने पोटली मेरी गोद में फेंक दी। बोला, मैंने गिनती कर ली है, पूरे 30 हैं, परंतु आप चाहें तो अपना इत्मीनान कर लें। मैंने मुतमईन लहजे में कहा, इसकी जरूरत नहीं है, अब मेरी एक बात और ध्यान से सुन लो। मेरे लहजे की संजीदगी महसूस करके वो चौंका। मैंने गंभीर लहजे में कहा, मैं जानता हूँ कि तुम सुखुंती को भी अपने धंधे में इस्तेमाल करते रहे हो, लेकिन वो अपने बेटे की खातिर इस गंदे रास्ते पर चलने पर मजबूर थी। अब वो सुरंजन दास से शादी करके अपना घर बसा रही है। तुम उसे कभी दोबारा भटकाने की कोशिश नहीं करोगे और ना ही उसके अतीत का चर्चा करके उसका घर उजाड़ने की कोशिश करोगे। लांबा ने तवज्जो से मेरी बात सुनी और कहा, मैं आपको वचन देता हूँ कि ऐसा ही होगा। अगर वो खुद भी कहेगी तो मैं इनकार कर दूंगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, वो अब कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगी, तुम भी उससे दूर ही रहना। मैंने मिश्रा को भी समझा दिया है। मुझे लगा कि उसे मेरी बात का पूरा यकीन नहीं आया, ताहम उसने बहस की कोशिश नहीं की। सुपहर रफ्ता रफ्ता शाम में तब्दील हो रही थी। अलबत्ता हमें अभी जीप की हेडलाइट्स रोशन करने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। लांबा मुझे साथ लिए कमांडेंट हाउस पहुंचा। मैं सीधा अपने ठिकाने पर जाना चाहता था, लेकिन लांबा ने दरखास्त की कि मैं उसकी मौजूदगी में रकम समेत मिश्रा से मिल लूं। ये सुनकर मैं जाने क्यों झुंझला सा गया। कहा, यार मैं खुद उसे बता दूंगा, क्या उसे तुम पर इतना विश्वास नहीं है? जवाब में उसने आजिजी से कहा, बात विश्वास की नहीं है रोहित जी, वो मेरे बॉस हैं, उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी, मैं चाहता हूं कि उनको संतुष्ट कर दूं। वैसे भी ये बहुत भारी धन राशि का मामला है, वो पूछेंगे कि तुमने मुझे उसी मौके पर बुलवाने का कष्ट भी नहीं किया। मैंने अपनी बदमज़गी छुपाते हुए कहा, चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि पहले सीधे मेरे कमरे में चलते हैं, तुम मिश्रा जी को वहीं बुला लेना, तुम्हारी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी और मैं भी इस भारी रकम के साथ कमांडेंट हाउस के बाकी मकीनों के सामने जाने से बच जाऊंगा। लांबा ने शायद बादल नखास्ता मेरी बात मान ली। मुझे मेरे कमरे में छोड़कर वो लाइब्रेरी वाले दरवाजे से मरकजी इमारत की तरफ चल दिया। मैं पोटली पहलू में रखे उन दोनों की वापसी का इंतजार करने लगा। मुझे अब भी लांबा की जिद पर गुस्सा आ रहा था। उसने खामखा मामला पेचीदा बना दिया था। कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे कानों ने लाइब्रेरी की तरफ से कदमों की चाप सुनी। मैंने पोटली गोद में रख ली और संभल कर बैठ गया। दरवाजा खुला, लेकिन मैं ये देखकर चौंका कि मिश्रा और लांबा की बजाय वहां से सरस्वती मैडम अंदर दाखिल हो रही थी। उसके चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट थी। मैं उसे देखकर एहतरामन खड़ा हो गया। उसने बेतकल्लुफाना लहजे में कहा, बैठे रोहित जी, हम ये बताने के लिए आए हैं, आज रात आप हमारे और मिश्रा जी के साथ बेंगलोर की सैर को जा रहे हैं। हमने तय किया है कि पहले हम तीनों आपकी पसंद की किसी त्वामगाह में डिनर करेंगे, उसके बाद आप ही की पसंद की कोई मूवी देखेंगे। दरअसल हम चाहते हैं कि आपके क़याम की यहाँ आखिरी रात को यादगार बना दें। वो बिलाशुबा इस एहतमाम के जरिए मुझसे यगानगत का इजहार करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मेरी ज़हनी कैफियत ऐसी थी कि मैं ऐसे किसी झमेले में फंसना नहीं चाहता था।
साथ ही मसला ये था कि सरस्वती को इनकार कैसे किया जाए। वो मुझसे मशवरा लेने या राय मालूम करने के लिए नहीं बल्कि फैसला सुनाने के लिए आई थी। उसने जो कुछ बताया उसके मुताबिक कमांडेंट हाउस में रात का खाना तैयार नहीं किया गया है, बल्कि घूमने फिरने के लिए जाने की तैयारी हो रही है। मेरा इनकार रंग में भंग डालने के मुतरादिफ होगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, सरस्वती ने अपने मखसूस शाहाना लहजे में हुक्म सादिर किया। बोली, आपके पास सिर्फ निस्फ घंटा है, तैयार होकर नशिस्त गाह में तशरीफ ले आए। हम दोनों आपको रवानगी के लिए तैयार मिलेंगे। मैंने अपनी बेचारगी छुपाते हुए हत्तुल इम्कान खुशगवार लहजे में कहा, आपके हुक्म जरा आंखों पर मोहतरमा, लेकिन मैं तो यहाँ मिश्रा और लांबा का इंतजार कर रहा था। मेरी बात सुनकर उसने खुशदिली से कहा लगाया। बोली, मिश्रा मेरे तेवर पहचानता है, उसने आपसे मुश्तरका मुलाकात की तजवीज मुस्तरद करके लांबा को चलता कर दिया है। अब मैं चलती हूँ, आप जल्दी से तैयार होकर पहुँच जाएं। अब उस खुद परस्त औरत के हुक्म की तामील के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था, लेकिन मैं इतनी भारी रकम और साथ साथ अपनी हसास अशिया को यूं गैर मुकफ्फल कमरे में छोड़कर नहीं जा सकता था। लेकिन मैंने तेजी से जहन लड़ाया और अपने पिस्तौल और एमुनिशन समेत सारा काबिल गिरफ्त असबाब जल्दी जल्दी कैनवस के बैग में इकट्ठा किया और उसे राहदारी में अपने दरियाफ्त करता पोशीदा मकाम पर मुंतकिल कर दिया। उस तरफ से मुतमईन होने के बाद मैंने एक नफीस सा लिबास जेबतन किया और अपने मेजबानों की तरफ चल दिया। वो दोनों वाकई मुझे तैयार मिले। कुछ ही देर बाद तीनों मिश्रा की जीप में शहर की तरफ रवाना थे। ड्राइविंग वो खुद कर रहा था और खासे खुशगवार मूड में दिखाई दे रहा था। गाड़ी जैसे ही एयरबेस कॉलोनी से निकली, सरस्वती ने मुझे मुखातिब करके पूछा, तो आप हमें खाना खिला रहे हैं रोहित जी, और कौन सी मूवी दिखा रहे हैं? मैंने कहा, तो आमगाह मेरी मर्जी की और मूवी आपकी पसंद की, ये ठीक रहेगा। मेरी बात सुनकर सरस्वती ने खनखनाता हुआ कहा लगाया। बोली, आज की रात सिर्फ आपकी मर्जी चलेगी रोहित जी, अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो हमें कोई एतराज नहीं। मिश्रा ने उसकी तायद करते हुए कहा, चले अपनी पसंद के रेस्तोरां का नाम तो बताइए ताकि मैं उसके महले वकू के मुताबिक रास्ता इख्तियार करूं। मैंने कहा, मेरा ख्याल है दिलावर अच्छा रहेगा। मैंने एक मर्तबा दोपहर का खाना वहाँ खाया है, मुझे बहुत पसंद आया था। मिश्रा ने पुरजोश लहजे में कहा, बहुत उम्दा इंतखाब है रोहित जी, वहाँ की मटन दम बिरयानी और मुर्ग टंगड़ी कबाब का जवाब नहीं। मीठे में मटका फिरनी भी बहुत उम्दा है। सरस्वती ने अपने शौहर की तायद की, लेकिन साथ ही मेरे ज़ौक़ को भी सराहा। मैंने इस तारीफ पर मिश्रा के तासुरात में कोई तब्दीली भांपने की कोशिश की, लेकिन वो शायद एक बड़ी मुसीबत हमेशा के लिए सर से टल जाने के सुरूर में कुछ ज्यादा ही मस्त था। उसके मिजाज में कोई तब्दीली नहीं आई थी। मैंने बात आगे बढ़ाने के लिए कहा, अब आप दोनों बताइए कि मुझे कौन सी मूवी दिखाने का इरादा है। सरस्वती की बजाय मिश्रा ने जवाब दिया। बोला, हमसे पूछ लीजिए जनाब, ये गुज़श्ता 1.5 माह में कोई 5वीं बार दिल अपना प्रीत पराई मूवी देखने की फरमाइश करेंगी। यकीन करें, अब तो एवरेस्ट टॉकीज सिनेमा का अमला हमें शक्ल से पहचानने लगा है। उसकी बात सुनकर सरस्वती ने जरा भी शर्मिंदा हुए बगैर कहा, गलत बयानी से गुरेज करें मिश्रा जी, हम 5वीं नहीं 4थी बार जा रहे हैं। वैसे भी हर एक की अपनी पसंद होती है, शुक्र करें इस तरह आपका ज़ौक़ भी कुछ बेहतर हो रहा है। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुई, बोली, मुझे इस मूवी में दरअसल मीना कुमारी पर पिक्चराइज किया हुआ गीत अजीब दास्तां है, ये बार बार खींच कर ले जाता है। वैसे बहैसियत मजमूई भी ये मूवी बहुत अच्छी लगी है, मुझे यकीन है ये बहुत कामयाब होगी और ढेरों अवार्ड जीतेगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लता मंगेशकर का ये गीत तो वाकई बेमिसाल है, सुनने वालों को अजीब दिलसोज माहौल में खींच ले जाता है। वैसे मुझे यकीन है आपको मीना कुमारी भी पसंद होंगी, क्योंकि आप उनसे खासी मुशाबहत रखती हैं। मेरी बात सुनकर मिश्रा ने तरंग भरे लहजे में कहा, ये बात तो मैं भी इन्हें बता चुका हूँ। जवाब में ये फरमाती हैं कि मेरी शक्ल भी राजकुमार से काफी मिलती है। ये अलग बात है कि इन्हें राजकुमार की बजाय दिलीप कुमार पसंद है। ये कहकर वो हंसने लगा। मुझे यकीन हो चला था कि उसने अच्छी खासी पी रखी है और उस पर सुरूर तारी है। यही गनीमत था कि गाड़ी के स्टीयरिंग पर उसकी गिरफ्त नहीं बहक रही थी। सरस्वती उसका महरूमी आमेज तंज नजरअंदाज करके उस मूवी के दीगर गीतों, खुसूसन मरकजी गीत दिल अपना और प्रीत पराई की सताइश करती रही। अलबत्ता उसने इस ख्याल से कि कहीं मेरा तजस्सुस बिल्कुल खत्म न हो जाए, मूवी की कहानी दोहराने से गुरेज किया। दिलावर रेस्तोरां के पकवान बहुत लजीज थे, मूवी भी दिल छू लेने में कामयाब रही। उन दोनों की गुफ्तगू ने लुत्फ दोबाला कर दिया। हम तीनों निस्फ शब से जरा पहले अपने ठिकाने पर लौट आए। उन्हें शब बखैर कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। गुज़श्ता चंद घंटे बहुत खुशगवार गुजरे। बज़ाहिर सब ठीक ठाक था, लेकिन मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो एक अजीब से इज़्तिराब ने मुझे घेर लिया। मुझे लगा कि ऐसे में सोने की कोशिश बेसूद होगी। मैंने खुद को इत्मीनान दिलाया कि ये कैफियत आर्जी है, कुछ ही देर में दूर हो जाएगी। लेकिन ये तसल्ली तिफल तसल्ली साबित हुई। मैंने जहन यकसू करके इस कैफियत का तज्जिया करने की कोशिश की। ये यहाँ से रुखसत होने से पहले का फितरी जज्बाती हैजान है।
میرا دماغ کسی کوتاہی یا لاہ عمل میں کسی سقم کی طرف توجہ دلا رہا ہے، یا میری چھٹی حس سر پر منڈلاتے کسی خطرے کا احساس دلا رہی ہے۔ کافی ذہن کھپانے کے باوجود میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ تنگ آ کر میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جو سر پر پڑے گا بھگت لوں گا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ذہن کو سوچوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی اور کسی حد تک کامیاب بھی رہا، لیکن میری آنکھ لگے شاید کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کمرے کے بیرونی راستے والے چھوٹے دروازے پر دستک ہوئی۔ کسی نے ٹھوس چیز سے چوبی دروازے پر ضرب لگائی تھی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا اور پھر بلا توقف دروازے کی طرف بڑھا۔ میں دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ دوسری دستک ہوئی۔ اس مرتبہ آواز نسبتاً بلند تھی۔ میں نے مضبوط لہجے میں پوچھا، ہو از دیر؟ دوسری طرف سے ایک بلند قدر تحکم آمیز آواز سنائی تھی، میں وارنٹ آفیسر نارائن چیٹرجی ہوں، مسٹر روہت، پلیز ہمیں اندر آنے دیں۔ یہ الفاظ سن کر میں بری طرح چونکا۔ میں نے آواز پہچان لی تھی، وہ لامبا کا نائب ہی تھا۔ وہ کسی معمولی وجہ سے تو اتنی رات گئے میرے دروازے پر نہیں آیا ہوگا، خدا جانے کون سی آفت آ گئی ہے۔ مجھے خود پر غصہ آیا کہ میں نے اپنا پستول بھی اپنی پہنچ سے بہت دور چھپا کر رکھ دیا ہے، کسی ناگہانی صورتحال میں نہتھا مارا جاؤں گا۔ بہرحال میں نے محتاط لہجے میں کہا، ایسی کون سی ایمرجنسی آ گئی نارائن چیٹرجی کہ آپ کو اتنی رات گئے آنا پڑا؟ بہرحال دروازہ کھلا ہے، اندر آ جائیں۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا اور نارائن چیٹرجی اندر داخل ہوا۔ وہ پوری وردی میں تھا اور کولہے سے ریوالور لٹک رہا تھا۔ تاہم یہ دیکھ کر میرے اضطراب میں اضافہ ہو گیا کہ اسٹین گن سے مسلح 2 گارڈز بھی اس کے ہمراہ تھے، البتہ فی الوقت ان کے ہتھیاروں کا رخ میری جانب نہیں تھا۔ میں نے ان تینوں کا بغور جائزہ لینے کے بعد نارائن کو مخاطب کیا، یہ سب کیا ہے وارنٹ آفیسر جی؟ مشرا جی ابھی 1 گھنٹے پہلے تک میرے ساتھ تھے، کیا انہوں نے تمہیں مجھے پکڑنے کا حکم دیا ہے؟ میں نے اپنا لہجہ تلخی سے پاک رکھنے کی کوشش کی لیکن پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا۔ میرا سوال سن کر نارائن نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے فوراً ہی اگلا سوال داغ دیا، تو کیا تم لامبا کے کہنے پر آئے ہو؟ اس نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلا کر کہا، پلیز آپ ہمارے ساتھ چلیں روہت جی، آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ میں نے اس کی بات سن کر الجھن اور ناراضی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا چکر چل رہا ہے۔ اچھا یہ تو بتا دو کہ کیا مشرا جی جانتے ہیں کہ تم مجھے رات کے اس پہر اتنے عجیب و غریب انداز میں مجھے اپنے ساتھ لے جانے آئے ہو؟ نارائن نے کہا، انہیں اس وشے کی ابھی جانکاری نہیں ہے، پرنتو ان کو کل تک پتہ چل جائے گا۔ میں نے اس کی بات سن کر بگڑے لہجے میں کہا، یہ کیسی عجیب بات کر رہے ہو تم نارائن چیٹرجی؟ تم مجھے ایئر کمانڈنٹ ہاؤس سے خود ایئر کمانڈنٹ کی جانکاری کے بغیر بھگوان جانے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کیا میں سمجھوں کہ میرا اغوا کیا جا رہا ہے؟ تم یہ بتانے سے بھی انکاری ہو کہ تم مجھے کس کے پاس لے جا رہے ہو؟ میری بات سن کر اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں آپ کو بتا چکا ہوں روہت جی کہ آپ کو کچھ ہی دیر میں سارے پرشنوں کے اتر مل جائیں گے، آپ کرپا کر کے ہمارے ساتھ چلیں۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ میں نے مزید مزاحمت کی تو دونوں گارڈز اپنے ہتھیار مجھ پر سونت لیں گے اور شاید نارائن بھی اپنا ریوالور نکال لے۔ میرے دماغ میں اندیشوں اور وسوسوں کی آندھیاں چل رہی تھی، طرح طرح کے خیالات کی جلغار ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا چکر ہے؟ کیا میرا بھید کھل چکا ہے؟ لیکن کیسے؟ اگر یہ شخص مشرا اور لامبا کے حکم پر میرے خلاف یہ جارحانہ اور توہین آمیز کارروائی نہیں کر رہا ہے تو اس کی لگام کس کے ہاتھوں میں ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو مشرا اور لامبا کو اوورٹیک کرتے ہوئے حکم چلانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے؟ میں نے ان اندیشوں کو وقتی طور پر دماغ سے چھٹکتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، ٹھیک ہے میں چل رہا ہوں نارائن چیٹرجی، پرنتو کرپا کر کے مجھے کپڑے بدلنے کا تو سمے دے دو۔ میرے لہجے میں طنز کی جھلک محسوس کر کے وہ کچھ گڑبڑا سا گیا، بولا، اوشیہ بدل لو روہت جی، کوئی جلدی نہیں۔ غسل خانے میں شب خوابی کے لباس سے پیچھا چھڑاتے ہوئے مجھے ایک بار پھر اپنے آپ پر غصہ آیا۔ پستول تو میں یہاں بھی چھپا سکتا تھا، اتنی بے پرواہی نہ برتتا تو ایسی بے سر و سامانی کے عالم میں نامعلوم غنیم کا سامنا کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔